Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you a poem, A Tiger in the Zoo, from your book First Flight. This poem is written by Lelsey Norris, and this poem is about a tiger who is in the cage. The poet has contrasted a tiger in the zoo with the tiger in the natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. तो ये जो पोम है वो एक टाइगर के बारे में है जो कि ज़ू में है, ज़ू में केज के अंदर है। और टाइगर जो होता है वाइल्ड एनिमल है और उसको केज के अंदर रखना, उसकी फ्रीडम को कैप्चर करना है। वाइल्ड एनिमल्स के लिए जंगल है, जंगल उनका नेचुरल हैबिटेट है। और हम जू में जाते हैं, जू में एंजॉय करते हैं, लेकिन जब हम जू में जाते हैं तो हमें देख के ये फील होता है कि ये सैड हैं। जितने भी एनिमल्स वहाँ होते हैं वो सैड दिखाई देते हैं, वो उतने एंथुजियास्टिक नहीं दिखाई देते जितना हम डिस्कवरी चैनल्स पे या जंगल में अब जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी लिए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में जितने ये खुले फ्रीडम फील करते हैं वह उतना ये जू में बिल्कुल नहीं करते क्योंकि ये केज्ड होते हैं। तो लेट अस गो थ्रू द पोम एंड अंडरस्टैंड what writer wants to say. He stakes in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. So here the first stanza, the poet is saying he stakes in his vivid stripe. His stakes means he moved in his vivid stripe. Vivid stripes, ब्राइट स्ट्राइप्स, जो शेर आपने देखा होगा उसके बॉडी पे लाइंस होती हैं, येलो एंड ब्लैक जो लाइंस होती हैं वो ब्राइट लाइंस होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं। फ्यू स्टेप्स इन केज, वो अपने क्योंकि केज बहुत छोटा होता है और जंगल बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पर वो कैसे भी मूव कर सकता है, लेकिन केज जो है वो छोटा सा केज होता है तो वो केज में इधर उधर मूव कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, पैड्स जो टाइगर के क्लॉज हैं वो उसको कंपेयर किया है पोएट ने वेलवेट क्लोथ से। वेलवेट का क्लोथ जो मखमल का कपड़ा होता है, मखमली होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है वहाँ, क्योंकि उसमें हल्का फर टाइप का होता है, मुलायम, बहुत ही मुलायम होता है। तो जो पॉ है, जो पंजे हैं टाइगर के, उसको कंपेयर किया गया है वेलवेट के कपड़े से। और यहाँ पे मेटाफर है क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है इन हिज क्वाइट रेज। इन हिज क्वाइट रेज, वो मतलब क्वाइट मतलब शांत भी है और रेज मतलब गुस्सा है, गुस्सा भी है। वो अपना गुस्सा दिखा नहीं पा रहा, वो बहुत शांत रह के अपने गुस्से को अपने अंदर दबाए हुए है। मतलब वो बहुत गुस्सा है कि मुझे केज में रखा गया है, लेकिन वो उसको शांति से दबाए हुए हैं। Two opposite words are adjectives are there, so oxymoron is there. Oxymoron poetic device is there. So first stanza is of zoo. आई होप आप सभी लोग जू गए होंगे और आपने देखा होगा, जैसा मैंने देखा है, वहाँ एनिमल्स अपने आप को फ्री नहीं महसूस करते हैं। वो बहुत एंग्री होते हैं, वो एग्जॉस्टेड होते हैं, अफ्रेड होते हैं, वो लोगों को देखना नहीं पसंद करते हैं। वो जल्दी से जो डेन बनाया हुआ है, जो आर्टिफिशियल डेन है, उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो वो बड़े एंग्री से होते हैं, वो नहीं पसंद करते हैं कि उन्हें कोई केज में रखे, क्योंकि उनकी जो रियल सर्वाइवल फील्ड है वो है फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको हम जू में रखते हैं या मतलब बच्चों को दिखाने के लिए ज़ू में रखा जाता है, जिससे बच्चे देख सकें और समझ सकें
अंडरस्टैंडिंग ग्रो कर सकें कि ये टाइगर ये। लेकिन कोई भी जानवर हो या इंसान हो वो केज के अंदर रहना पसंद नहीं करता। किसी इंसान को भी अगर आप केज में रखेंगे, प्रिजन में जैसे रखा जाता है, तो वो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो और एंग्री हो जाता है, उसका मन नहीं लगता, वो और लेज़ी सा हो जाता है। सेम हियर। Second stanza, the poet is saying he should be lurking in shadows, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Now this is showing that the tiger is in jungle. He should be lurking in shadow. Lurking means seeing sharply, किसी चीज़ को ध्यान से देखना। तो वो जो है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास में छुपा हुआ है, वहाँ से अपने शिकार को लर्क कर रहा है, देख रहा है ध्यान से, निशाना लगाए हुए, आँखों से निशाना लगाए हुए है। कहाँ? नियर द वाटर होल है, वहाँ पे पानी की जगह है, पानी का तालाब है छोटा सा। वहाँ पे क्या होता है, सारे जानवर आते हैं, डियर्स आते हैं। कैसे डियर्स आते हैं? प्लम्प डियर आते हैं, मोटे मोटे डियर्स आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइगर जंगल का जो है राजा है, और जो जंगल का राजा है और इकोसिस्टम में भी हेल्प करता है। ये उसका नेचर है, हंट करना उसका नेचर है। तो जंगल में वो फ्री होता है, उसके पास मोटिव होता है, उसके पास टाइम होता है, उसके पास एरिया होता है ये सारी चीज़ें करने का। तो सेकेंड स्टैंजा में यही कहा गया है कि जब टाइगर जंगल में होता है तो वो फ्री होता है, वो अपना काम करता है, वो इतना एक्टिव होता है कि वो घास में, लंबी लंबी घास में छुप के बैठता है और निशान लगाता है और अपने शिकार को हंट करता है। और वो शिकार क्या है? प्लम्प डियर्स हैं। प्लम्प मतलब मोटे मोटे डियर्स हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his wide fangs, his claws, terrorizing the village. Still in this paragraph also, in this stanza also, the writer is telling that the tiger is in jungle. अब क्या हो रहा है कि slowly and gradually deforestation को बहुत मोटिवेशन मिला हुआ है और धीरे धीरे जंगल कट रहे हैं और गांव जो हैं, शहर जो हैं वो बनते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ लगती जा रही हैं। अब इनका नेचुरल हैबिटेट कटता जा रहा है, तो ये इंसानों की तरह रिवोल्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, इनका इंटेंशन नहीं होता है कि वो जाकर अटैक कर दें, लेकिन वो अलर्ट करते हैं कि डोंट डिस्ट्रॉय आर इनहैबिटेंट। तो वो क्या करते हैं, एज तक आते हैं, जंगल के एज तक, किनारे तक आते हैं और जो विलेजेस बसे हुए हैं, जो विलेजर्स वहाँ रहते हैं, वो स्नर्ल करते हैं। स्नर्ल करना मतलब क्या होता है, जैसे डॉग को जब गुस्सा आता है तो वो दांत निकाल कर गुर्राता है, ग्राउल करता है, वैसे ही टाइगर स्नर्ल करते हैं, दांत निकाल कर अपने बड़े बड़े नोकीले दांत उनको दिखाकर स्नर्ल करते हैं, ज़ोर से गुर्राते हैं, वो करते हैं, दहाड़ते हैं, तो उसे स्नर्ल करते हैं। और स्नर्ल करने का मोटिव ये होता है कि डोंट डिस्ट्रॉय आवर हाउस अदरवाइज वी विल रिवोल्ट। और कहाँ जाएंगे, अगर जंगल नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली सिटी में आएंगे। तो वो उन जो विलेजर्स को टेरराइज़ करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। वो हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जब तक उन्हें हर्ट नहीं करा जाएगा वो हर्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप उनका हैबिटेट काट रहे हैं, उनका हैबिटेट नष्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहाँ जाएंगे। और इसीलिए वो एज तक आते हैं, किनारे तक आते हैं और ज़ोर से चिल्लाकर अपना गरज कर बताते हैं कि हम हैं, हमें डिस्ट्रॉय करने की, हमारा घर काटने की ज़रूरत नहीं है। और लोग उसकी आवाज़ को सुनकर जो है टेरराइज हो जाते हैं, डर जाते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ही इज़ स्ट्रेंथ बिहाइंड बार,
stalking the length of cage, ignoring visitors. Now this stanza is from zoo. So the poet is saying कि अभी लेकिन वो क्या है, चार दीवारी कंक्रीट से बना, बालू सीमेंट मोरंग से बना हुआ जो है दीवार है, उस सेल में है, वो इन चार दीवारियों के अंदर है और उसकी जो सारी ताकत है, जो पोटेंशियल है वो इस दीवार के अंदर है, वो इसको नहीं तोड़ सकता, मतलब इस मजबूत दीवार को नहीं तोड़ सकता। बिहाइंड द बार्स उसकी ताकत है, अगर वो बाहर आ जाए तब सबकी हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन जब वो दीवार के अंदर है तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो इस कोने से उस कोने, उस कोने से इस कोने बस चल रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज। ऐसा लग रहा है कि वो केज की लेंथ को नाप रहा है, इस तरफ से उस तरफ चल के, और क्या करने की कोशिश कर रहा है ये करके, इधर से चल के उधर करके इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है विजिटर्स को। वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं है। आप ही को कोई नमूना बना के बिठा दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो वो कोई डमी नहीं है कि उसे दुकान के सामने सजा दिया गया और लोग देख रहे हैं, तो उसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो एक एनिमल है और उसे राइट है कि वो फ्री रहे, फ्रीडम उसका अधिकार है। जैसे इंसानों का फ्रीडम अधिकार है, वैसे ही एनिमल का भी फ्रीडम अधिकार है। तो ही इज़ नॉट फीलिंग हैप्पी एट ऑल लिविंग इनसाइड द सेल. The last stanza says, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now here the poet has ended the poem with very beautiful lines. He hears the last voice. Now at night the tiger is sitting quietly. और क्या कर रहा है, रात के समय वो चुपचाप बैठा हुआ है और क्या सुन रहा है, पेट्रोलिंग वो होती है जिसमें वैन में, मतलब जीप में भर के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या ज़ू डिपार्टमेंट के लोग हैं वो एक बार पूरे ज़ू का गश्त लगाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं कि सारे केज बंद हैं या कोई विज़िटर तो नहीं रह गया या कोई इंट्रूडर तो नहीं है, मतलब सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो पेट्रोलिंग कार जो है गश्त करने निकली है, उसकी आवाज़ सुनता है और क्या करता है, स्टेयर करता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज़। उसकी जो आँखें हैं वो बहुत ही चमकदार हैं, बहुत प्राउड आइज़ हैं, लेकिन यहाँ ब्रिलियंट आइज़ जो लाइट पड़ रही है तो लाइट पड़ने पे चमकती हैं आँखें। आप चाहे बिल्ली को देख लीजिए, किसी भी जानवर की आँखें लाइट पड़ने पे बहुत चमकती हैं, तो वो ब्रिलियंट आइज़, ऑब्वियसली टाइगर है तो प्राउड आइज़ हैं उसकी, बहुत सुंदर आँखें हैं। तो वो अपनी ब्रिलियंट आइज़ से स्टेयर कर रहा है किसको, ब्रिलियंट स्टार्स को जो रात में चमक रहे हैं। कि ये स्टार्स, मतलब अब वो एनिमल है, हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि ये देखो वो फ्री हैं, वो कितने फ्रीडम में हैं, वो स्टार्स कितने फ्री हैं, और मैं एक जो ब्रिलियंट स्टार हूँ, आई एम सिटिंग इनसाइड द ज़ू. सो with these lines the poem has ended, and I would like to tell you कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है. इसकी राइमिंग स्कीम है ABCB, because the first line is not rhyming with the second one, but the second one line is rhyming with the fourth one, cage and rage. So the rhyming scheme is ABCB, and first line, if you see, it is saying he stalks in his vivid style. He is used for person. हम लोग ही जो है पर्सन के लिए यूज़ करते हैं और जानवरों के लिए इट यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर ही यूज़ किया गया है और ही इंसानों के लिए यूज़ किया जाता है. तो एक पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पर है कि ही यूज़ किया गया है, टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है. और दूसरा पोएटिक डिवाइस इंजैबमेंट है. इंजैबमेंट इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सी लाइनों में पंक्चुएशन मार्क नहीं है. जब पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगे होते हैं और एक के बाद दूसरी लाइन चलती जाती है तो उसको इंजैबमेंट कहते हैं.
आपको मैंने बताया है कि यहाँ मेटाफर है। मेटाफर क्यों है? क्योंकि टाइगर के पॉज को वेलवेट क्लोथ से कंपेयर किया गया है। और ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि टू अपोजिट एडजेक्टिव्स आर गिवन, लाइक क्वाइट, रेज। क्वाइट भी है, क्वाइट मतलब शांत होता है और रेज मतलब गुस्सा होता है, तो टू अपोजिट थिंग्स आर देयर, सो ऑक्सीमोरॉन इज देयर। सो विद दीज things, I hope you have understood the poem, and keep on reading, increase your knowledge, stay safe, stay healthy. Thank you. Bye bye.